रहे थे पद्माकर। पद्माकर का कल हम साहित्यिक परिचय देख चुके हैं, उनकी काव्य की विशेषताएं हम देख चुके हैं। उनकी कविताओं को पढ़ने से पहले ये जो परिचय है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी कविताओं को हम समझेंगे कैसे। हमें मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से अलंकार काम में लिए हैं, उनका छंद क्या है, उनकी मूल जो विषय वस्तु है वो क्या है, वो रीतिकाल के यदि कवि हैं और रीतिबद्ध कवि हैं तो उनकी शैली क्या रही होगी, ये सारी कल हमको जानकारी मिल गई। अब इस जानकारी के प्रकाश में आज हम उनकी कविताएं पढ़ रहे हैं। तो उनकी पहली जो कविता है वो देखिए, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में। पहली लाइन में आपको ये बात देखने को मिल गई जो कल हम पढ़ रहे थे कि उनकी कविता में हमें अनुप्रास अलंकार की बड़ा बहुत ही मनोरम वर्णन उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। तो देखो, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, का है अनुप्रास अलंकार। तो कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलीन के लिए कंत है। पूरा का वर्णन। ये दो लाइन आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। एक तो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण के रूप में आप बता सकते हैं जब इनकी आप काव्यगत विशेषता बताएंगे, और काव्यगत विशेषता में जब आप इनके अलंकार सौंदर्य में प्रकाश डालेंगे तो ये दोनों लाइन उदाहरण के रूप में लिखिए। ठीक है। कहे पद्माकर परागन में कौन हूं मैं, पानन में, पिकन में, पलासन में पंगत है। कह प वर्ण की आवृत्ति आ गई। द्वार में, दिशान में, दुनि में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपक दिगंत है। द वर्ण की आवृत्ति आ गई। और बीतिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागर में, बगरो बसंत। ब वर्ण की आवृत्ति। क्लियर। तो एक तो कला की दृष्टि से यदि हमने देखा तो हमने देखा अनुप्रास अलंकार का बहुत ही मनोरम चित्रण, उदाहरण हमको यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा हमें जो चित्रण मिला, सबसे लास्ट की लाइन आपको खास बता रही है कि बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। कौन सी ऋतु का वर्णन है? बसंत ऋतु का। कौन सी ऋतु का वर्णन है? बसंत ऋतु का वर्णन किया गया। तो दो बातें मुख्य रूप से हमारे सामने आ गई। एक तो ये आ गई कि इस जो हम पद्यांश पढ़ रहे हैं, जो कविता पढ़ रहे हैं, इस कविता में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। क्लियर है ना। और हम देख चुके हैं कि जो पद्माकर हैं और रीतिकाल के सभी कवियों ने प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और प्रकृति वर्णन में उन्होंने दोनों विधियां अपनाई है, आलंबन विधि भी और उद्दीपन विधि भी। यहाँ आलंबन विधि है, डायरेक्ट बसंत ऋतु का वर्णन किया जा रहा है। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब अपन थोड़ा पढ़ते हैं कि ये क्या है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने इसको पढ़ा मैं और भी पढ़ती हूँ। कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में। आपने देखा होगा मैंने आपको कवित्व के बारे में पहले भी बताया है। छंद कौन सा है? ये कवित्व छंद है। कौन सा छंद है? कवित्व छंद, जो कि एक वर्णिक छंद होता है। तो कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलिन के लिए कंत है। बड़े ध्वनात्मकता, उनकी भाषा में ध्वनात्मकता दिख रही है हमको। वो क्या कह रहे हैं कि जो बसंत ऋतु है वो कूलन में, कूल का मतलब होता है किनारा, जो नदियां, जो तालाब है, जो नदियां बह रही हैं, यमुना नदी जो बह रही है, उस नदी के किनारे कहाँ पर है बसंत? नदियों के किनारे। जो भी नदियां बह रही हैं उनके किनारे पर हमें बसंत किलकता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देखो एक ही चीज पढ़ेंगे अपन। कहाँ? कूलन में, यानी कि किनारों पर, तटों पर। केलिन में, केलिन का मतलब होता है कि जो चारों तरफ जो वनस्पति है, जो लताएं हैं, जो पेड़ हैं, है ना। कछारन, कछारन मतलब जो समतल मैदान है जहाँ पर कछार की मिट्टी, नदी से बहाई हुई जो मिट्टी है वो जमी हुई है। कुंजन में, यानी कि जो झुरमुट बने हुए हैं बेल पत्तों के। क्यारिन में, जो क्यारियां हैं जहाँ पर फसल उग रही है। कलिन किलकंत है। सुंदर जो बसंत है वो किलकंत है। किलकंत माने प्रसन्न हो रहा है। अब किसी चीज को प्रसन्न होने का मतलब क्या है कि चारों तरफ बसंत ऋतु की जो शोभा है, जो सुंदरता है, वो चारों तरफ हमें दिखाई दे रही है, खिल रही है। किलकंत का मतलब क्या? प्रसन्नता से बसंत ऋतु का प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारियों में, कलीन किलकंत है ना। कहे पद्माकर, पद्माकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पद्माकर? कि परागन में, और बसंत कहाँ दिखाई दे रहा है? परागन में। पराग क्या होता है? आपने पुष्प देखा है, फूल देखा है, फूल के बीच का हिस्सा देखा है, उसमें छोटे छोटे से परागकण होते हैं ना, उनको कहते हैं। मतलब वहाँ खुशबू, जो फूल है, जो पुष्प है, उनसे खुशबू चारों तरफ फैल रही है। तो जो बसंत है वो वहां भी हमें विराजमान दिखाई दे रहा है, फूलों के पराग में, उसकी खुशबू में भी हमको बसंत दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा जब बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु की पहचान क्या है?
चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फूल खिल जाते हैं, फूलों की जो खुशबू है वो चारों तरफ फैलने लग जाती है ना। अपन देखते हैं ना खेतों में पीली पीली सरसों देखने मतलब हमको दिखाई देती है ना, और भौंरे उस पर मंडराते रहते हैं। ये तो बसंत ऋतु की पहचान है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। उसी चीज को कहने का ढंग इन्होंने ये देखा है कि परागन में पौन, पौन मतलब हवा, पौन हूं मैं, यानी कि हवा में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, बसंत दिखाई दे रहा है। पानन में मतलब फूल पत्तियों में, पिकन में कोयल की आवाज में, पलाशन में, पलाश जो पेड़ है, जो पलाश के जो पौधे हैं, पलाश के जो फूल हैं, पंगत है, पंक्ति से, एक पंक्ति से पलाश के फूल खिले हुए हैं, मतलब तारतम्यता बंधी हुई है कि हमें इन सब जगह जो बसंत है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि पद्माकर ये कह रहे हैं कि बसंत ऋतु आ गई है, और उस बसंत ऋतु की उपस्थिति का एहसास हमें प्रकृति की ये सब चीजें करा रही है, चाहे वो पान हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पराग हो, चाहे वो पवन हो, और चाहे वो कोयल हो, सब जगह हमें बसंत ऋतु की उपस्थिति दिखाई दे रही है। द्वार में, द्वार मतलब घरों के जो दरवाजे हैं, अर्थात घरों में भी बसंत ऋतु दिखाई दे रही है, क्योंकि सारे के सारे जो नर नारी वो क्या बड़े प्रसन्न हैं। और दिशान में, हर दिशा में, 10 दिशाएं मानी गई है, हर दिशा में, दुनिया में, पूरी दुनिया में, देश देशन में, मतलब देश और विदेशों में भी देखो, जरा देखो ना, दीप दीपन में, हर दीप में, हर महाद्वीप में दीपत दिगंत है। हर दिशा के अंत तक हमें क्या जलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे दीपक की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है ना, ऐसे बसंत की शोभा भी चारों तरफ फैली हुई है। दिगंत, दिशाओं के अंत तक, मतलब जहां तक हमारी नजर जाती है वहां सब तक बसंत की शोभा फैली हुई है। बीतिन में, ब्रज में, बीतिन मानी गलियों में, ब्रज में, बात कहाँ की हो रही है? ये बसंत ऋतु की ब्रज भूमि की बात हो रही है। कहाँ? वैसे तो बसंत ऋतु हर जगह आती है, वो कह भी रहे दीन दुनिया सब जगह है, लेकिन यहाँ ब्रज में जो बसंत ऋतु आई है उस ब्रज की शोभा का वर्णन किया गया बीतिन में, यानी कि गलियों में, ब्रज में, यानी कि जो ब्रज भूमि है, वृंदावन भूमि है, गोकुल है, नवेलिन में, और ब्रज की जो नई नवेली जो गोपिकाएं हैं, नई नवेली जो वधुएं हैं, नई नवेली जो स्त्रियां हैं उनमें, और बेलिन में मतलब बेलों में, बनन में, बनन मतलब जंगल में, जितने भी जंगल है, वृंदावन अपने आप में एक वन का नाम है, और बागन में जितने भी बाग हैं, चाहे वो आम के बाग हैं, चाहे वो कैसे भी बाग हैं, उन सब बागों में बगरो, बगरो मतलब बिखरा हुआ है क्या? बसंत। तो बसंत को यहाँ प्रसन्न होते हुए दिखाया है, यहाँ बसंत को पंक्तिबद्ध हर जगह छाता हुआ दिखाया है, यहाँ बसंत को दिशा के अंत तक खिलता हुआ दिखाया है, और यहाँ बसंत को बिखरा हुआ दिखाया है। कहने का मतलब सिर्फ ये है पद्माकर का कि बसंत ऋतु आ चुकी है, और बसंत ऋतु की जो शोभा है, बसंत ऋतु का जो सौंदर्य है, वो हमें प्रकृति में चारों तरफ दिखाई दे रहा है। प्रकृति का ऐसा कोई उपादान नहीं है, प्रकृति की ऐसी कोई चीज नहीं है जो बसंत के सौंदर्य से अछूती रह गई हो, चाहे वो पेड़ पौधे, फूल, गलियां, धरती, स्त्री, दिशाएं, हवा, जो भी चीज हो, सब पर हमें बसंत का प्रभाव दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो कवित्व छंद है, अलंकार हमने देख लिया, कितना सुंदर अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिल रहा है, और बसंत ऋतु का आलंबन विधि के द्वारा वर्णन किया गया। चले आगे देखो क्या कह रहे हैं। ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भौर वीर, और ओरे झोरे झोरन में बोरन के है गए। अब फिर मैं ये एक शब्द ना जो बोरन, इसी से समझ गए कि फिर बसंत ऋतु का ही वर्णन किया गया है। ये बोरन क्या है? आपने आम का नाम तो सुना है, सुना है? तो आम पेड़ों पे लगता है, और आम का फल बनने से पहले उसमें कुछ मंजरियां फूटती हैं, उन मंजरियों से फिर आम विकसित होता है, उसको कहते हैं बोर। कहते भी है आम पे बोर आ गए, जैसे जैसे वो मतलब आम के पेड़ पे जब छोटे छोटे से बोर दिखाई देते हैं, मतलब मंजरियां दिखाई देने लगती हैं, तो कहते हैं आम बोर आ गया है, मतलब आम के पेड़ पे बोर आ गए हैं, अब बहुत जल्दी ही ये जो बोर है वो फल में परिवर्तित हो जाएगा, खूब आम का उत्पादन होगा, ऐसा कहा जाता है। तो और ये आम कौन सी ऋतु में आता है? बसंत ऋतु से। आपने देखा होगा फरवरी मार्च से आपके आम आना शुरू हो जाता है। तो औरे भांति कुंजन में गुंजरत भौर वीर, और औरे झौरे झौरन में बोरन के है गए, और कहे पद्माकर सो औरे भांति गलियान, छलिया छबीले छल औरे छवि छवे गए। औरे भांति दिया के समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज। ऋतुराज किसको कहा गया है? बसंत को। 6 ऋतु में मानी गई है ना, उनमें सबसे ज्यादा जो सौंदर्यशाली जो ऋतु है वो
बसंत ऋतु मानी गई है। इसलिए बसंत ऋतु को क्या कहा जाता है? ऋतुराज। बसंत ऋतु का पर्यायवाची है ऋतुराज। तो दूसरी बात यहाँ मुझे मालूम पड़ गई, फिर बसंत ऋतु का वर्णन किया गया कि ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दिए गए। अभी बसंत ऋतु को आए हुए 2 दिन भी नहीं बीते हैं, यानी कि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग और तन औरे मन औरे वन रह गए। क्या सुंदर उन्होंने वर्णन किया। औरे शब्द का प्रयोग किया बार बार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो देखो आप इसका अर्थ देखिए, कवि ये कहना चाह रहा है कि बसंत, यहाँ तो उन्होंने बसंत के सौंदर्य का वर्णन किया, बसंत के प्रभाव का वर्णन किया, और यहाँ भी उन्होंने बसंत के सौंदर्य का, बसंत का प्रभाव केवल प्रकृति पर ही नहीं बल्कि मानव समुदाय पर किस तरीके से पड़ रहा है, कैसे हमारा पूरा आसपास का पर्यावरण बसंत के आने से बदल गया। और मतलब बदल गया है, परिवर्तन आ गया। अभी तो भयंकर सर्दी थी, सर्दी के बाद बसंत ऋतु आई है, तो किस तरीके से हमारा जनजीवन बदल गया है उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि बसंत ऋतु आ चुकी है और उस बसंत ऋतु ने हमारे जनजीवन को, हमारे पर्यावरण को बदल दिया है। कैसे बदल दिया है? और भांति कुंजन गुंजरत भौर वीर, ये भंवरे तो पहले भी गुंजायमान थे, भंवरे तो पहले भी गुंजरित हुआ करते थे, इधर उधर डोला करते थे और अपनी गुंजा, जो उनका जो गूंज होती थी वो गूंज की आवाज हमें सुनाई देती थी। लेकिन बसंत ऋतु के आने पर जो भौरों की जो गुंजन है, भौरों का जो गुंजायमान स्वर है वो और ही ज्यादा परिवर्तित, मादक हो गया है। मतलब उसमें कुछ ज्यादा विशेषता आ गई है। इसलिए मैं और शब्द बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है? कुछ नयापन आ गया है, कुछ नई विशेषता आ गई है। तो पद्माकर ये कह रहे हैं कि कुंजों में ये जो भंवरे हैं पहले भी गूंजा करते थे, बसंत ऋतु के आने के बाद इनकी जो गुंजार है वो और ज्यादा मादक हो गई है। और झोर झोरन में बोरन क्यों रह गए, आम में के जो पेड़ है उसमें क्या हो गए हैं? बोर, जो आम की मंजरियां हैं वो सारी मंजरियां बहुत ज्यादा मुखरित हो चुकी हैं। कहे पद्माकर सो और भांति गलियन में छलिया छबीले छैल और छवि छह गए। पद्माकर कह रहे हैं कि जैसे बसंत ऋतु आई तो गलियों में नवयुवक पहले भी घूमा करते थे, पर अब गलियों में जो नवयुवक घूम रहे हैं ना, उनके अंदर एक नया जोश, एक नई उनका जो यौवन है, उनके अंदर जो एक उमंग है, उनका जो एक उत्साह है वो नए तरीके से दिखाई दे रहा है। देखो छलिया छबीले का मतलब क्या है? छलिया छबीले छैल का मतलब क्या है? सुंदर नवयुवक जो क्या है? प्रेम से भरे हुए हैं, जो मस्ती से भरे हुए हैं। उनकी मस्ती और उनका प्रेम और उनका जोश और उमंग भी इस बसंत ऋतु के आने पर कुछ और ही तरीके का हो गया है, यानी कि एक विशिष्ट धारण उन्होंने भी कर ली है। तो गलियों में जो नवयुवक घूम रहे हैं प्रेम में मदमस्त होकर, उनकी छवि भी बहुत न्यारी है। और भांति दिया के समाज में आवाज होती। और देखिए जो पक्षी है वो पहले भी कलरव करा करते थे, पहले भी चहचहाते थे, लेकिन अब पक्षी समाज, बेहद समाज का मतलब क्या है? पक्षियों का समूह। जब बसंत ऋतु आई है और पक्षियों के समूह जो कलरव कर रहा है, उनके कलरव में और ज्यादा मधुरता आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि बसंत ऋतु खुद मधुरता का प्रतीक है, बसंत ऋतु खुद उत्साह और जोश का प्रतीक है। तो हमारे समाज में जो चारों तरफ चीज है वो बसंत ऋतु से प्राप्त हो रही है। जैसे जो बसंत ऋतु में जो मधुरता है वही मधुरता भंवरों की गुंजार में दिखाई दे रही है। बसंत ऋतु में जो उत्साह और उमंग है वो उत्साह उमंग हमें नविकों में दिखाई दे रहा है। बसंत ऋतु का जो सौंदर्य है वही हमको चारों तरफ, जो उनमें रस है वो रस हमें आमों के गोरों में दिखाई दे रहा है। मतलब बसंत ऋतु का प्रभाव हमें चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे ऋतु राज के ना आज दिन दुए गए, वो कह रहे हैं इस ऋतु राज ने अभी से हमारे पूरे समाज को, पूरे पर्यावरण को कुछ विशिष्टता प्रदान कर दी है, मधुरता प्रदान कर दी है, रसीलापन प्रदान कर दिया है। पूरा पर्यावरण रसयुक्त हो गया है। और अभी तो इस बसंत ऋतु को आए हुए 2 दिन नहीं हुए। मुहावरे का प्रयोग अपन कहते हैं ना, अभी तो 2 दिन नहीं हुए। 2 दिन का मतलब क्या है? अभी तो बहुत कम समय हुआ है। सोचिए, अभी तो बसंत ऋतु का प्रारंभ है। जब बसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पे आएगी, जब बसंत ऋतु अपने पूरे मादकता के साथ आएगी, तब यहाँ की सुंदरता का क्या ठिकाना रहेगा। तो ऐसे ऋतु राज के ना आज दिन दे गए। और रस इस बसंत ऋतु के आने से जो अभी अभी आई है, अभी तो बसंत ऋतु की बाल अवस्था है, और क्या और रस, चारों तरफ एक नया तरीके का रस, रस मतलब आनंद, चारों तरफ एक आनंद छा गया है। और ये रीति और लोगों के बोलने की, लोगों के चलने का, लोगों का रहने का, सबका ढंग बदल गया है।
बदल गया, आपको भी मालूम है। जब सर्दी ऋतु होती है तो हमारे रहन सहन का तरीका अलग होता है, और जब सर्दी चली जाती है तो हमारे रहने सहने का तरीका बदल जाता है। तो और ये रीति, हमारा रहने सहने का जो ढंग है, तौर तरीके हैं, वो बदल गए हैं। और ये राग, राग मतलब प्रेम, संगीत, हमारे जीवन में एक विशिष्ट प्रकार का प्रेम, एक विशिष्ट प्रकार का संगीत भर गया है। और ये रंग, और हमारे जीवन में एक अलग प्रकार का रंग आ गया है, उत्साह और जोश का रंग आ गया है। हमारी जो जीवन की जो क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं अब क्या हो गई हैं, रंगीन हो गई हैं, अर्थात प्रेम में मस्त होकर हमें आनंद देने वाली हो गई है। और ये तन, और केवल प्रकृति पर नहीं, हमारी शारीरिक जो वो स्थिति है उस पर भी बसंत का बड़ा प्रभाव पड़ा है। पहले हमारा जो तन था, सर्दी थी ना, तो सर्दी में हम चिपचिपते रहते थे, रजाइयों में दुबके रहते थे। अब बसंत ऋतु आ गई है तो हमारे तन में एक नई उमंग, एक नया जोश और नया उत्साह आ गया है, हम ज्यादा स्वस्थ हो गए। और ये मन, और ना केवल शरीर बल्कि हमारा जो मन है, वो मन भी अब और हो गया है, अलग हो गया है। पहले हमारे मन में क्या था, थोड़ा डर था, थोड़ी झिझक थी, थोड़ी संकोच था, हम अंदर छिपे रहते थे। सर्दी में तो यही होता ना, देखो बरसात इसमें बसंत ऋतु में क्या हो रहा है, हम बाहर आ गए तो हमारे मन में एक उमंग आ गई है, ताजगी आ गई है। मन में जो एक निराशा थी, मन में जो एक कहना चाहिए ठहराव था, वो सारा ठहराव खत्म होकर हम आशा से संचरित हो गए हैं, और वन गए। और पूरे जो वन है, प्रदेश है, वो वन प्रदेश भी अपनी अलग विशिष्टता के साथ हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों कवित्व में, चाहे ये वाला कवित्व चाहे ये वाला कवित्व, इन दोनों कवित्व में बसंत ऋतु का मानव समाज पर, पशु समाज पर, पक्षी समाज पर, आसपास जो प्रकृति है उस पर बसंत ऋतु का क्या प्रभाव देखने को मिला, उसका पद्माकर ने बड़ा अलंकारिक वर्णन हमारे सामने किया। तो आप देखेंगे इन दोनों का संदर्भ और प्रसंग लगभग एक सा ही होगा। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं वो भी लगभग एक सी होंगी, लेकिन दोनों के भावार्थ मैंने आपको समझा दिए। यदि इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझसे दोबारा से पूछें।